Hello everyone, welcome to economics. So this is your first lecture for CVT PG. अब क्लास स्टार्ट करने से पहले तो तीन चीजें हम लोग जान जाते हैं कि आपको करना क्या है। पहली बात कि आपका जो एग्जाम है, ध्यान देना है एग्जाम किस लिए कर रहे हो। एग्जाम आपका देना है मास्टर्स के एंट्रेंस के लिए। अब यहाँ पे दो चीजें आती है, आप तैयारी जो कर रहे हो मास्टर्स लेवल पे कंपीट करने के लिए, वहां पे आपको जाने के लिए। दूसरी बात यह है कि आप अंडर ग्रेड कंप्लीट करने वाले हो, दैट मीन्स आपको यूजी लेवल का लगभग कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और आप बाद में जब हायर स्टडीज कंप्लीट करोगे, मास्टर्स कंप्लीट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो भी आपका कंटेंट था इकोनॉमिक्स में, दैट कंटेंट इज मोर और लेस व्हाट एवर यू डिस्कस टिल योर अंडरग्रेड लेवल, ठीक है। जो भी तुम्हारी अंडरग्रेड के सिलेबस है, समझो 80% इकोनॉमिक्स वही है, उसके अलावा कुछ स्पेशलाइजेशन ही पढ़ते हो, लेकिन जो कोर इकोनॉमिक्स है वो अंडरग्रेड का ही सिलेबस है, खासकर डीयू से जो लोग हैं, ठीक है। जो लोग बाहर के हैं उनके लिए एडवांटेज क्या है कि आपके पास इंडियन इकोनॉमी में रिलेटिवली एडवांटेज होगा, आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रिलेटिवली एडवांटेज होगा। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि आपके प्लस क्या है, आपके माइनस क्या है। ये डिस्कशन आप अपने मेंटर्स के थ्रू कर सकते हो, मुझसे भी कर सकते हो। आप लोग के पास मेरा नंबर चला जाएगा, और कभी भी जब भी रात को दिन को ये मत सोचना कि डाउट आपका रुक रहा हो। जब भी डाउट होगा, एक छोटी सी डाउट क्यों ना हो, बेवकूफ जैसी क्यों ना लगे, लेकिन आपको पूछना है। ये नहीं कि डाउट एकोमुलेट करेंगे, नेक्स्ट क्लास के वेट करेंगे और उस समय पूछने की कोशिश करेंगे, और उसमें भी शर्माएंगे। चैट बॉक्स ओपन है, अगर उसमें शर्म कर सकते हो तो सोचो कंपटीशन में तो और ज्यादा शर्म आनी चाहिए, तो शर्म छोड़ देना। दूसरी बात यह है कि ओरिएंटेशन में आपको एक चीज बताई गई थी, अगर आपने ओरिएंटेशन देखा होगा तो उसमें एक चीज का डिस्कशन था कि हमें जो है नवंबर तक, मिड नवंबर तक जो हमारा सिलेबस कंप्लीशन का फेज है, उस फेज में आपको क्या करना है, आपको हमेशा कंटेंट बिल्डअप पे रहना है। यहां पे आप एक भी चीज छोड़ने नहीं जाओगे, जो भी कंटेंट हम कराएंगे उस कंटेंट को आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे। कोई भी डाउट होती है आप बेझिझक पूछोगे, कभी रुकना नहीं है, कोई बैरियर क्रिएट नहीं करना है। अपने घर वालों की तरह, जैसे भी तुम समझते हो कि कोई भी चीजें हैं, या दोस्त की तरह या बड़े भाई की तरह, जैसे भी पूछना चाहो डायरेक्टली पूछना। पहली बात यह है, रूल नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जितनी देर क्लास कर रहे हो उस क्लास में तुम्हारा अटेंशन होना चाहिए। कभी हो सकता है तुम लाइव क्लास ना ले पाओ, मान लो तबीयत खराब है या कहीं चले गए, हो सकता है आपके खुद के बर्थडे और उस समय सेलिब्रेशन का टाइम हो गया हो, या आपके सो कॉल्ड नियर एंड डियर वन का हो और आप पार्टी में मस्ती कर रहे हैं, लेकिन रूल नंबर 2 अवॉइड नहीं होना चाहिए। अगर आप लाइव क्लास नहीं ले रहे हो तो भी, अगर रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हो उसको लाइव क्लास की तरह लोगे। अगर आपको उस बीच में कोई डाउट होता है, वहीं बगल में साइड में नोटबुक में लिख लोगे कि आपका डाउट वहां पे आया, उस कंसेप्ट पे क्यों आया। ये जानना जरूरी है, इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आपका जो एग्जाम होना है उस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी है। आप कंटेंट बहुत सारे पढ़ते हो, सेमेस्टर एग्जाम्स में लिख पाते हो, सेमेस्टर एग्जाम में लिख लोगे, उतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे आपको लगेगा कि ये कंसेप्ट मुझे अच्छे से आता है, बट यू विल डू सम एरर, कोई मिस्टेक कर दोगे, एंड दैट मिस्टेक कुड बी अ ब्लंडर फॉर यू। क्योंकि आप ये ध्यान देना, 4 नंबर आपको मिलेंगे, 4 मार्क्स यू गेट फॉर एवरी करेक्ट आंसर, बट -1 फॉर एवरी निगेटिव आंसर, ठीक है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आता, आपने तुक्के लगाए, समझ में आता है, -1 हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने कोई टॉपिक अच्छे से किया है, उस टॉपिक में अगर आपका मिस्टेक होता है, तो समझो कि आप अपने आप पे पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, या अपने सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहे हो, एक तरह से समझो करियर के पर्सपेक्टिव में। दैट मीन्स कि अगर आपको 4 नंबर का जो गेन होना था, 4 मार्क्स का जो प्लस होना था, यू हैड 1 माइनस, दैट मीन्स यू लॉस्ट 5 मार्क्स, ठीक है।
इस स्ट्रेटजी को हमेशा माइंड में रख लेना कि जब भी कंसेप्ट का डाउट है तो क्यों डाउट है, उस डाउट को जानना जरूरी है। तीसरी बात यह है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। 4 घंटे का मैं मांग रहा, 4 घंटे आपको डेली देने हैं, 4 आवर्स का रूल, ठीक है। मैं पर्सनली मानता हूं कि आपको, किसी भी इंसान को अपने प्राइम जो वर्क होती है उस प्राइम वर्क में 8 आवर्स का स्पेंड करना चाहिए, और 8 आवर्स आपको सोने में, रेस्ट करने में, और 8 आवर्स में आपका बाकी चीजें हैं जिसमें हॉबीज भी आती है और घर परिवार को टाइम देना भी आता है, ठीक है। लेकिन ये 8 आवर्स जो है उसमें 4 आवर्स आपको सिर्फ प्रिपरेशन के लिए देना है, ठीक है। अब वो कैसे देना है ये आप जानो, किस किस स्लॉट में देना, 4 घंटे लगातार देना है, 4 घंटे कम देना है, ठीक है। उसके बाद जुलाई के बाद से, ये जून जुलाई में आपको इतना प्रैक्टिस करना है। जुलाई के बाद से अगर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, जब से हमारा सिलेबस चल रहा है उस सिलेबस में अगर आप डिस्कंफर्ट फेस करते हो, दैट मीन्स यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, तो वहां पे आप एडिशनल 1 आवर या 2 आवर्स का एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालोगे, ठीक है। ये हमेशा याद रखोगे। इसके साथ कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि ये नहीं कि मैंने 4 आवर्स बोल दिए तो यू विल से कि पूरे मंथ की 120 आवर्स, सो लेट्स स्पेंड 10 डेज स्टडिंग फॉर 12 आवर्स, ठीक है। तो वो काम नहीं करना है। आपको काम क्या करना है कि डेली पढ़ना है, और किसी दिन आपका मान लो आपका छूट भी जाता है तो उस छूटे हुए सिलेबस को आप उसी दिन कोशिश करोगे कवर करने का, अनटिल एंड अनलेस आपकी हेल्थ इमरजेंसी बहुत क्रिटिकल नहीं हो जाती है, ठीक है। अगर नॉर्मल फीवर है आप फिर भी पढ़ाई करोगे, इसलिए पढ़ाई करोगे क्योंकि एग्जाम के दिन आपकी सेहत 100% रहे ये जरूरी नहीं है। एग्जाम के दिन हो सकता है आपका मूड ऑफ हो जाए, एग्जाम के पहले हो सकता है आपके पास बैड न्यूज सुनने को मिल जाए, हो सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड्स एग्जाम के रास्ते में झगड़े हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी है निगेटिविटी की। आप हमेशा प्रिपेयर रहोगे कि वर्स्ट के सिनारियो में आप बेस्ट परफॉर्म करो, ठीक है। क्योंकि ये चीजें इसलिए जरूरी है क्योंकि मेंटल टफनेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में आप सब कुछ पढ़कर जाते हो लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाते हो, सबसे बड़ा दिक्कत यही है क्योंकि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। आपको पिछले वाले लड़के ने, उसने टेबल पे कुछ बजा दिया तो आपको डिस्टरबेंस हो गई, आपने उस क्वेश्चन को गलत रीड कर लिया, ठीक है, होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ होता था, मेरे साथ नहीं होता था, मेरे साथ भी होता था। तो जो मैं स्ट्रेटजी फॉलो किया वो स्ट्रेटजी मैं आपके सामने रख रहा हूं, और ये प्रूवन स्ट्रेटजी है और इसको आपको करना चाहिए। हो सकता है इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन हो आपके पास, जरूर करना फॉलो। लेकिन काम क्या है कि आप जितना भी टाइम डालोगे उतने टाइम आपके प्रोडक्टिव होने चाहिए। ये नहीं कि उस बीच में आपका कंटेंट कंप्लीट होने से पहले आपने ब्रेक ले लिया। जब तक आपका कंटेंट कंप्लीट नहीं होगा नहीं छोड़ोगे। जैसे मान लो आज सेट थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, सेट थ्योरी में जब तक सेट थ्योरी आपने कंप्लीट नहीं किया टेबल नहीं छोड़ना है, समझ रहे हो। इनकम्प्लीट कभी नहीं रखना है। जब कंप्लीट करोगे सिलेबस को तो आपको एक पता चलेगा, आइडिया लगेगा कि इसमें कहां कहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्योंकि व्हेन यू टेक सम ब्रेक यू विल ट्राई टू रिवाइज, यू विल ट्राई टू रिकॉल। जब आप रिकॉल करोगे तो उसमें आप देख पाओगे कि ये चीजें थी और ये चीजें हमें आनी चाहिए, और इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, ठीक है। तो ये बेसिक रूल्स हो गए। इसके अलावा दूसरी चीजें क्या है कि जैसे कि आप अलग अलग कॉलेजेस से हो, अलग अलग यूनिवर्सिटीज से हो, आपका सिलेबस अलग अलग रहा है, आपको डर ये लगता होगा कि मेरा लेवल ऑफ प्रिपरेशन अभी कितना है कितना नहीं है। भूल जाओ, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आज से आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हो, ठीक है। हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी, आपका A to Z सिलेबस होगा। ये नहीं कि मनी एंड बैंकिंग नहीं कराए, पब्लिक इको नहीं कराए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं कराए, A to Z सारी की सारी सिलेबस कराए जाएंगे। मैथमेटिकल भी कराए जाएंगे, मैथ से स्टार्ट कर रहा, एक तरह से आपका सिग्नल भी है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को मैथ से डर लगता है वो डर भी कम होगा, क्योंकि जितने जो डरावने
से वाले सिलेबस जो है उनको अगर आप पहले करते हो तो आपके माइंड में लगता है कि भाई ये इतना सिंपल था, मैं बेकार डरता था या डरती थी। ठीक है, तो ये सारे प्रोस्पेक्ट्स आपको जानने थे। दूसरी बात ये है कि जब आप प्रिपरेशन कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे कंसेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी देखने हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग अपलोड करते जाएंगे, उस क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है। ठीक है, आपको आंसर दिए जाएंगे, आंसर की सॉल्यूशन नहीं दिए जाएंगे, मतलब आंसर बता दिया जाएगा कि ये ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन अगर आपका सॉल्यूशन सही से रीच नहीं करता है या डाउट होता है तो आप पूछोगे। सॉल्यूशन इसलिए नहीं देना है उसका, जो हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जैसे भी देना चाहें, इसलिए नहीं देना है ताकि आप खुद से अटेम्प्ट करो, आपको हैंडीकैप्ड नहीं बनाना है। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा टेस्ट सीरीज की तरफ जाएंगे हम लोग, टेस्ट सीरीज कंप्लीट डिस्कशन होगा। कंप्लीट डिस्कशन इन द सेंस कि जैसे आपने एक टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किया, उस टेस्ट सीरीज में कोई डाउट है तो उस डाउट पे आपको सीखना होगा या बहुत कंसेप्ट जानने होंगे, या कोई डाउट होता है तो उस डाउट के साथ साथ 2-3 चीजें कंसेप्ट मिले जुले होते हैं जिसके कारण आपको डाउट क्रिएट हुआ, उसको कैसे आप टैकल करोगे। या कंफ्यूजन हुआ तो 2 कंसेप्ट सिमिलर दिखने वाला अलग कैसे है, या 2 अलग कंसेप्ट सिमिलर दिखा कैसे। ठीक है, ये खासकर होगा आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के आपने लिमिटेड सिलेबस पढ़े हुए हैं अंडरग्रेड में, तो उस पे आपको दिक्कत होगी। इसके अलावा अगर आप मैक्रो के वर्जन में जाओगे तो मैक्रो में थॉट्स पे आपको इश्यूज होंगे वहां पे, क्योंकि थॉट्स में क्या है ना, उसका कोई हार्ड लाइन और थिन लाइन नहीं है, उसमें बस एक डिवीजन कर दिया गया कि रियल में अगर इकोनॉमिस्ट ने ये चीजें बोली तो उसका कैसे एक स्कूल ऑफ थॉट बनाएंगे, समझ रहे हो। इसलिए वहां पे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है ये चीजें आपको हम लोग सिखाएंगे। ठीक है, और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कशन सारा होगा। ठीक है, लेकिन टेस्ट सीरीज जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक आप वीडियो नहीं देखोगे, सॉल्यूशन नहीं देखोगे। पहला रूल क्या है, आप अपने माइंड को स्क्रैच करोगे, जितने स्क्रैच करोगे, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, जितने सही जगह पहुंचोगे, उतना ही आपकी एक्यूरेसी बनेगी। इसके अलावा क्या है कि बहुत लोगों के चॉइसेस होंगे कि किस यूनिवर्सिटी में जाना है, किस कॉलेज में जाना है, डीएससी जाना है, जेएनयू जाना है, आईजीआईडीआर जाना है या उसके अलावा जाना है। ठीक है, जेएनयू में भी 2 सेंटर है, उसमें आपके प्रेफरेंसेस वेरी कर सकते हैं। अब हर जगह पे पहुंचने के पहले आपको ये जानना जरूरी है वहां पे पहुंचने के बाद मेरे को जो चीजें मिलने वाली है उसके लिए मेरे को एफर्ट्स क्या डालने हैं। जैसे अगर आपका डीएससी का टारगेट है प्लेसमेंट लेना है तो रूल नंबर 1 ये जरूर याद रखना, क्योंकि मैथमेटिकल बेस आपका सही होना चाहिए। मैथ्स और इकोनॉमेटिक्स उस पर फोकस करोगे, फोकस इसलिए करोगे क्योंकि वहां पे जाकर आप रुकना नहीं है, 2 साल के अंदर मास्टर्स की डिग्री लेकर के अच्छे नंबर लेकर के निकलना भी है, सिर्फ पहुंचना नहीं है। तो ये चीज माइंड में रखना हार्डवर्क करने से पहले। दूसरी बात क्या है, एंट्रेंस निकालना जरूरी है, दोनों चीज याद रखना, क्योंकि अब जो आप फेज में हो वो फेज आपका करियर का पर्सपेक्टिव दे रहा है। दूसरी बात, अगर जेएनयू में जाना चाहते हो तो जेएनयू में जाने के लिए आपको डाइवर्स फील्ड्स के पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और बहुत सारे पेपर्स होते हैं। मैथमेटिकल पे कम फोकस होगा तो ये सी बात है, अदर डायमेंशंस पे ज्यादा फोकस होगी। तो वैसे यूनिवर्सिटीज पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जो भी सिलेबस करोगे उसमें क्या क्या अप्लाई कैसे कर सकते हैं ये भी सोचना जरूरी है। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द इंस्टीट्यूट्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। ये था थोड़ा बहुत ज्ञान, क्योंकि क्लास के बीच में ये ज्ञान मिले ये जरूरी नहीं है, उस पर कुछ हो सकता है कभी रिलेवेंट कुछ ऐसा आ जाए बोलने को तो बोल दिया जाएगा, लेकिन इस तरह का कंप्लीट डिटेल कभी नहीं बताया जाएगा। अब आपको बहुत चीजें होंगी, बहुत इंफॉर्मेशन होंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी, मतलब आवर स्टूडेंट्स के लिए। अगर उसको पब्लिक डोमेन में करना होगा तो वो
हम लोग यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे, लेकिन सिर्फ आपको कन्वे करना होगा तो हम लोग उसको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में बोलेंगे, ठीक है। तो क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आप जो चॉइस लेते हो ना, जैसे अभी चॉइस लेना है कॉलेजेस की, अब कॉलेजेस के चॉइस आपका मार्क्स कैसे है उससे एक्स्ट्रा डिपेंड करता है कि अदर्स जो है, मतलब अदर स्टूडेंट्स, उनका क्या चॉइस रहा है, इससे आपका कॉलेज का अलॉटमेंट डिसाइड होगा। तो आपको स्ट्रेटजी खेलना जरूरी है, इसलिए बहुत ऑप्शंस आपको जानने के लिए या बहुत स्ट्रेटजी जानने के लिए, जो आप गेम थ्योरी में भी करोगे, आपको इंफॉर्मेशन सेट का सही होना जरूरी है। और कुछ इंफॉर्मेशन जो हमारे बीच की होगी वो आप कोशिश करोगे कि बाहर में लीक ना करें, एक्सेप्ट आपके बहुत क्लोज्ड फ्रेंड्स हैं उसमें कर लो, ठीक है। लेकिन ज्यादा लोगों को बताओगे तो ज्यादा कंपटीशन आपके लिए होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये मैं इसलिए बोल रहा क्योंकि मेरे लिए आपका टॉपर होना जरूरी नहीं है। आपका सीवीटी पीजी में रैंक 1 आए, 2 आए, 3 आए, मेरे को मैटर नहीं करता। मुझे मैटर ये करता है कि अगर आप मेरे से जुड़े हो तो आप जिस इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हो, टॉप के लिए ही मैं बोलूंगा, वहां पे आपको पहुंचना जरूरी है, ठीक है। आपका रैंक 1 आए या रैंक 100 आए, मैटर नहीं करता, ठीक है। और कोशिश ये रहेगी आपकी कि टॉप 300 टॉप 400 रैंक में आपको बनना है, ठीक है। चाहे आप किसी कैटेगरी से हो, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी के हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास चॉइसेस होंगी उस समय तो आप डिसाइड कर पाओगे कि इस यूनिवर्सिटी में जाना है या नहीं जाना है। लेकिन अगर आपके पास चॉइसेस नहीं होंगी तो फिर आप परेशान हो गए और उस स्ट्रेस को झेलना आपके लिए बहुत टफ होगा, क्योंकि पूरे साल प्रिपेयर करते हो और उसके बाद एकदम आपके चॉइसेस किल्ड हो जाते हैं। तो ये रिस्क नहीं लेना है। रिस्क क्या लेना है, आज तबीयत खराब हो या कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, हमें हार्डवर्क करना है, ठीक है। जो भी असिस्टेंस चाहिए हमारी तरफ से मिलेगी, जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है सिंपली डिस्कस करना, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एकेडमिक डाउट्स है, अगर आपको परेशानी होती है, मान लो आपको स्ट्रेस होता है, 2-4 मिनट बातें कर लो, कॉल कर लेना, हम लोग अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर मिल सकते हो तो मिलो जरूर, ठीक है। क्योंकि मिलने से क्या होता है ना, बहुत चीजें तुम्हारी निकलती है, तुम्हारे एक्सप्रेशन से पता चलता है कि तुम्हारी वीकनेस क्या है, तुम्हारे स्ट्रेंथ्स क्या है, तो उस पर वर्क करना इजी होता है, ठीक है। तो बेझिझक ये सब चीजें आप कन्वे करना, ठीक है। मुझसे कन्वे कर सकते हो, टीम से कन्वे कर सकते हो, आपको बाकी फैकल्टीज भी बीच बीच में आएंगे पढ़ाने के लिए तो उनसे भी कन्वे कर सकते हो, ठीक है। आपको मेंटर्स असाइंड होंगे, उन मेंटर से भी डिसाइड कर सकते हो, बातें कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेंटर्स आपके एक एक प्रोग्रेस का रिपोर्ट रखेंगे, आपने कितने किए, कितने नहीं किए, क्यों नहीं किए, ये इसका जवाब मांगेंगे आपसे और आपको जवाब देना होगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप आंसरेबल नहीं होगे तब तक कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना ये जरूरी नहीं है। 95% 98% हार्डवर्क आपका होगा, उसके अलावा हमारा होगा, हमारा बस सुपरवाइजरी रोल होगा, ये बात समझ के रखो। जो भी काम करना है आपको करना है, हमें एग्जाम नहीं लिखना है। हम लोग आपको एक तरीका बता सकते हैं कि ये चीजें हैं, ये कंसेप्ट है, आप देख लो, दैट्स ऑल। कोई टीचर किसी को उठाकर डीएससी नहीं पहुंचाता, कोई टीचर उठाकर के बीएचयू नहीं पहुंचाता, कोई टीचर उठाकर जेएनयू नहीं पहुंचाता। हार्डवर्क आपको करना है, हम लोग बस आपको ईज कर सकते हैं, आपके मेहनत को हम लोग सही डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखना, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और एक और सबसे बड़ी बात, मोस्ट इंपोर्टेंट, किसी का भी कोई भी शॉर्टकट तरीका होगा, उस शॉर्टकट तरीके को बंद कर देना। आई डोंट प्रीफर शॉर्टकट्स। प्लस बहानेबाजी नहीं, बहानेबाजी या किस्मत के भरोसे ये चीजें बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। किस्मत कब देखोगे, जब रिजल्ट आ जाएगा तब, उस समय आपकी किस्मत की दुआएं अच्छी जाएगी। लेकिन अभी क्या है, अभी आपको हार्डवर्क करना है, ठीक है।
तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। कभी भी कुछ भी डाउट हो, एकेडमिक हो नॉन एकेडमिक हो, आप बेझिझक आ सकते हो। ठीक है, टाइम का यूटिलाइजेशन करना है और कंसिस्टेंसी बेसिस पे रखना। ठीक है, अगर इसमें से इससे रिगार्डिंग कोई तुम्हें बात करनी है, कोई डिस्कस करना है, तो अभी कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, फिर उसके बाद हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बताओ, किसी को कुछ लिखना है, किसी को कुछ बताना है? यस नो कुछ भी लिखो, जब नहीं पूछना है तो नो लिख दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। ठीक है, नंबर सिस्टम बिल्कुल काम का नहीं है, लेकिन जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इतने बेसिक फैक्ट्स हैं इसमें कि आपको नंबरिंग करने में आसान पड़ेगी। जो भी आप सेट के क्वेश्चंस देखोगे, ओपन सेट क्लोज सेट, इस पे मैटर करेगा। ठीक है, नंबर सिस्टम में आपको सबसे पहले जानना है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर को डिनोट करोगे आप कुछ इस तरह आर से। नोटेशन मैटर नहीं करता क्योंकि आपको लिखना नहीं है, आपको बस समझना है और ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, जो भी नंबर को आप एक्सप्रेस कर पाते हो, आप बोल पाते हो, आप देख पाते हो, रियल में उसको क्वांटिफाई कर सकते हो, दैट इज रियल नंबर। लेकिन इसके अलावा कुछ नंबर होते हैं जो कि इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जो आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे। अगर रूट अंडर -1 की बात करें, सो दैट वाज 1 इंटू आई, आई वाज आयोटा। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते थे? इमेजिनरी नंबर। और इसी का मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता था, जैसे कि 2 प्लस आई, 2 माइनस आई, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में हमें जरूरत क्या है? रियल नंबर का। ठीक है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी भी जब आप देखोगे आंसर बनाते हुए, खासकर माइक्रो के न्यूमेरिकल्स में, तो आपका कुछ इस तरह के आउटकम्स आए, उस आउटकम को हमेशा सॉल्यूशन से डिस्कार्ड कर दो, रोकना नहीं है। कहीं भी आपके एक्सप्रेशन में अगर आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो, बीच में कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन आए जो कि इमेजिनरी नंबर दिखा रहा है, समझ जाना उस सॉल्यूशन को आपको कैरी ऑन नहीं करना। यू हैव टू सेव टाइम देयर। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर वाले चीजों को छोड़ देना, इकोनॉमिक्स में इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, इसके आगे आते हैं रियल नंबर्स में दो चीजें हैं। एक है तुम्हारा रेशनल नंबर, दूसरा है तुम्हारा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जानते ही हो, p बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि हमारा फेवरेट पाई, दूसरा रूट अंडर 2, रूट अंडर 3। लेकिन अगर इसी तरह बढ़ते जाते हो तो रूट अंडर 4 की बात करते हो, रूट अंडर 4 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि रूट अंडर 4 इज इक्वल टू 2, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2/1। ठीक है, तो रूट अंडर 4 इज अ रेशनल नंबर। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं तो यहां पे मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि ये बेसिक्स है और बेसिक्स में मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रूल याद रखना है, अंडर ग्रेड लेवल पे प्रिपरेशन मीन्स आपको बेसिक्स आने चाहिए। मास्टर्स लेवल की तैयारी, दैट मीन्स आपको बेसिक्स को अप्लाई करने आना चाहिए।
ठीक है, तो इन दो चीजों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर रियल नंबर्स को आप बांटोगे, सो यू कैन से द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, या सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर जनरली यूज नहीं करते हैं, तो रेशनल नंबर का नोटेशन देखोगे क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इरेशनल नंबर को जनरली आई यूज करते हैं, लेकिन कोई काम का नहीं है। जेड इज फॉर इंटीजर्स, ठीक है, एन इज फॉर नेचुरल नंबर्स। ये सब आपको आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेचुरल नंबर्स आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड सो ऑन। इंटीजर्स में जो कंप्लीट नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6, साथ में होगा जीरो, उसके अलावा जो भी निगेटिव है -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको समझने के लिए बस रखना है। दिक्कत कहां होती है? यहां पे रेशनल और इनरेशनल, ठीक है। दूसरी बात ये है, ये जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब भी आपको डोमेन एंड रेंज पूछे जाएंगे, डोमेन एंड रेंज पूछे जाएंगे, उस समय जब आप सेट ऑफ रियल नंबर्स लिखोगे सिंबल को, तो इसके अलावा कुछ हटाते हो जहां पे ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है। मान लो जीरो आपका डोमेन का पार्ट नहीं है, ठीक है, उसको ऐसे नोटेशन यूज करते हैं। तो कभी क्वेश्चन में अगर ये सब सिंबल्स यूज हो, दैट मीन्स दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो, ठीक है। सिंगलटन सेट है, एक ही मेंबर होता है, तो उसको आप सिंगलटन सेट बोलते हो। इस पे हम लोग आगे आएंगे, ठीक है। तो बस जानना यह था, जब भी डोमेन रेंज फाइंड करने की बात होगी, वहां पे ध्यान देना है कि हमें कितने जो रियल नंबर है क्या सब पे है या सब जगह डिफाइंड नहीं है। जैसे कि आपको दिया जाएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की क्वांटिटी क्या है। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की जब क्वांटिटी निकालोगे, इन दैट केस यू कैन गेट सम वैल्यूज ऑफ क्यू बीइंग लेस देन जीरो, ठीक है। अगर लेस देन जीरो है, दैट मीन्स मैथमेटिकली करेक्ट है, लेकिन इन इकोनॉमिक्स यू कांट हैव क्वांटिटी बीइंग नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना था। इसके अलावा क्या था जो इसके अलावा बातें करनी थी, एक वर्डिंग पे है। एक वर्ड आता है आपको निगेटिव, एक है पॉजिटिव, एक होता है नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव। जब आपका निगेटिव की बात होगी, दैट मीन्स लेस देन जीरो। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। जब नॉन निगेटिव की बात होगी, तो आपका नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं है, मतलब पॉजिटिव है प्लस जीरो भी है, दैट मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। नॉन पॉजिटिव मतलब लेस देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि जब भी आप क्वेश्चंस देखोगे या जब आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। प्लस जब भी डेफिनेटनेस चेक करोगे, जब भी सेकेंड ऑर्डर का मैक्सिमाइजेशन का चेक करोगे क्राइटेरिया, उस समय याद होना चाहिए। आप लोग माइक्रो में, जो लोग डीयू के हैं, माइक्रो के सेमेस्टर 4 में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे, चेक सेकेंड ऑर्डर कंडीशंस, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर कंडीशंस में आपको डेफिनेटनेस चेक करनी होती है कि नेगेटिव है या नॉन नेगेटिव है, ठीक है। सेमी डेफिनेटनेस भी चेक करते हो या डेफिनेटनेस चेक करते हो, यही चीज है, ठीक है। इसलिए ये वर्डिंग हमेशा आपको याद रखना है। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लोग सेट पे चलेंगे।
किसी को कोई डाउट है? देखो, मैथ्स में रनिंग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैथ्स में समझने की ज्यादा जरूरत है। जब इंडियन इकोनॉमी या मनी एंड बैंकिंग पढ़ा जाएगा या फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स पढ़ा जाएगा, उस समय आपको साथ में हैंड रिटन नोट्स जो बना रहे हो आप क्लास के, उस समय जो चीजें मैं डिक्टेट करूंगा या मैं बोल रहा हूँ उसको कोशिश करना साइड में लिख लेने का, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि बहुत चीजें आपको कैरी ऑन हो जाएगी। अरे तो द थिंग इज कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है ना, जो 1.732 है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, दैट्स नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है? सो अगर आपका वैल्यू 1.732 दिया होता, इन दैट केस यू कैन से दैट दैट इज द केस ऑफ रेशनल नंबर। लेकिन सिंस रूट अंडर 3 इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 1.732, दैट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 3, इसलिए वो आपका इरेशनल नंबर है। जैसे पाई का भी वैल्यू बोलते हो 3.14 अप्रोक्स में, लेकिन एग्जैक्ट 3.14 होता है नहीं, ठीक है? तो इसलिए हम लोग उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है? क्लियर है? ओके, चलो नोट डाउन कर लो। चलो एक चेक करता हूं मैं। अगर आपसे पूछा जाए योर प्रॉफिट शुड ऑलवेज बी क्या, नन निगेटिव, नन पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, चार ऑप्शन है, क्या होगा आंसर बताओ? योर प्रॉफिट, सपोज यू आर अ फर्म, देन द प्रॉफिट शुड बी क्या? चार ऑप्शन है, बताओ। मान लो ऑप्शन ए है निगेटिव, ऑप्शन बी इज पॉजिटिव, ऑप्शन सी इज नॉन निगेटिव, ऑप्शन डी इज नॉन पॉजिटिव, बताओ। करेक्ट, नॉन निगेटिव। क्यों? क्योंकि जब भी प्रॉफिट आपका निगेटिव होगा आप ऑपरेट ही नहीं करोगे, ठीक है? अब यहां पे याद रखना, जब नन नेगेटिव की बात थी, जो जो क्वांटिटीज आ रही है एक क्रिटिकल क्वांटिटी देगी, जिस क्वांटिटी पे आपकी प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है? टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, फिर आप इसको यूज करोगे शटडाउन प्राइस निकालने में या एग्जिट प्राइस निकालने में, ठीक है? ऐसे ही आपको अप्लाई करना है इन सारी चीजों को, ठीक है? उस समय लॉजिक याद रखना, क्योंकि आपको क्वेश्चंस जनरली डायरेक्ट नहीं दिए जाएंगे। आपको अगर क्वेश्चंस मिक्स कर दिए गए तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको यही चीजें अप्लाई करनी है, समझ रहे हो? क्योंकि आपने देख लिया योर प्रॉफिट शुड बी नॉन नेगेटिव, इफ योर प्रॉफिट इज नॉन नेगेटिव, इन दैट केस इफ आई गेट द क्वांटिटीज गिविंग मी नेगेटिव प्रॉफिट, इन दैट केस देयर इज नो नीड टू बी इन द मार्केट। निगेटिव प्रॉफिट लेकर क्या करेंगे भाई, ठीक है? इसलिए आप क्या करते हो, एग्जिट कर जाते हो। अब आपका याद रखना है वहां पे एवरेज टोटल कॉस्ट होता है, ठीक है? और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा तो शट डाउन करते हो, ठीक है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्रिटिकल आता है तो उसमें शट डाउन करते हो, ठीक है? तो ये सारे रिलेशंस आप याद रखना, ठीक है? अभी के लिए उसको रहने देते हैं। यस, निगेटिव प्रॉफिट इज लॉस, ठीक है? लेकिन उसमें फॉर्म्स ऑपरेट नहीं करती है, ठीक है? तो अब इस पे याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कैन योर प्रॉफिट बी निगेटिव, तो यहां पे आंसर होगा यस, ठीक है? अब पिछला हमारा क्वेश्चन क्या था, ध्यान देना ध्यान से।
कि इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस में डाउट्स होते हैं। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है योर प्रॉफिट शुड बी, इन दैट केस यू सेड नॉन नेगेटिव। लेकिन अगर पूछा जाएगा द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म कैन बी, तो वहां पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। समझ रहे हो, वहां पे कैन बी में कुछ भी हो सकता है, जो कि एक आपका लॉस का केस है। ठीक है, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं है। अब लॉस मेकिंग बिजनेस आप देख ही चुके हो, आज के टाइम में ई कॉमर्स बेस्ट एग्जांपल है, जो कि लॉस मेकिंग बिजनेसेस हैं फिर भी चल रहे हैं। ठीक है, सो योर नेगेटिव प्रॉफिट इज लॉस। और यहां पे जो क्वेश्चन का ध्यान देने का चीज था कि योर प्रॉफिट कैन बी नेगेटिव बट प्रॉफिट शुड बी नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो ये वर्डिंग पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो वहां पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एग्जामिनर क्या जानना चाहता है, ये जानना जरूरी है। और अंडर ग्रेड लेवल पे आप रिलेटिवली टफ है, लेकिन आपको इसको टैकल करना है, क्योंकि पिछली 2 बार की जो अगर देखी जाए तो लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर द क्वेश्चन पेपर डिडंट गो फॉर द इंटरप्रिटेशन थिंग्स। लेकिन इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था वो रिलेटिवली इसलिए और ज्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि यहाँ पे आपको ये ट्रेनिंग नहीं थी। ठीक है, तो आई प्रीफर कि मैं आपको ये चीजें बता पाऊं। ठीक है, कि खासकर जो कि अलायड सब्जेक्ट्स है, या समझो कि आपके मनी एंड बैंकिंग के हो गए या पब्लिक फाइनेंस के हो गए, तो उसमें रिलेटिवली इस तरह के टर्म्स यूज होते हैं, वहां पे समझना मुश्किल हो जाता है, वहां पे इंटरप्रिटेशन आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि एक्सटर्नलिटी वगैरह के क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अगर एक्सटर्नलिटी का क्वेश्चन पूछा है तो एक्सटर्नलिटी में निगेटिव एक्सटर्नलिटी और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, दोनों केस संभव है। ठीक है, अब निगेटिव में आपका ओवर प्रोडक्शन और पॉजिटिव में आपका अंडर प्रोडक्शन होगा। ठीक है, ये चीजें हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, आप एक्सटर्नलिटी के बारे में जब आप पढ़ते हो तो जनरली आप एक ही चीज पे फोकस करते हो कि योर एक्सटर्नलिटी इज अ नेगेटिव थिंग, एक्सटर्नलिटी इज अ बैड थिंग। ठीक है, तो इस माइंडसेट से आप जाते हो तो एग्जाम में थोड़ा सा मिस्टेक करने के चांसेस होते हैं, इसलिए उसको अवॉइड करना है। यहीं से आपको क्लियर कट ध्यान देना है कि एग्जैक्ट वर्डिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, आई होप अब क्लियर है सब। ठीक है, अभिज्ञान ऑल राइट। अंजना, सैंडी, ऋषित, तुम्हारे क्या हाल चाल है? सब ठीक? ठीक है, चलो आगे चलते हैं सेट थ्योरी पे। बेसिक से इसमें लगभग सब लोग जानते ही हो, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना, तो मैं स्टार्टिंग से ही शुरू करूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो आप मार्केट गए फ्रूट्स खरीदने, फ्रूट्स खरीदने में आपने जो फ्रूट्स देखे, बनाना, एप्पल, ऑरेंजेस। ठीक है, इन तीनों को आपने एक बास्केट में रखा, देन यू कैन से दैट दैट बास्केट इज द सेट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, मतलब जो भी आपके फ्रूट्स हैं, बनाना और एप्पल, उसके साथ में ऑरेंजेस, इन दैट केस दोज थ्री वर द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। ठीक है, तो एक सेट ले लिया, जैसे सेट ऑफ फ्रूट्स, तो इस फ्रूट्स में आपके हो गए बनाना, ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। ठीक है, तो ये आपके हो गए फ्रूट्स के बास्केट। अब चीजें क्या होती है, ये तो आप गए मार्केट में तो आपने बाई किया, साथ में मम्मी भी गई थी, लेकिन मम्मी दूसरी जगह मार्केटिंग कर रही थी। ठीक है, मम्मी ने भी क्या किया, कुछ फ्रूट्स खरीदे, ये मान लो आपके इंडिविजुअल का
ये मान लो मम्मी का है, ठीक है। सो इन दैट केस शी बॉट banana and apples, ठीक है। अब आप देख रहे हो टोटल क्या निकल कर आया, टोटल घर में कितने फ्रूट्स हैं, बनाना, ऑरेंजेस, एप्पल्स, फिर बनाना एंड एप्पल्स। तो बनाना और एप्पल्स इसमें भी है, दैट मीन्स यूनियन की अगर बात करो, सारी चीजों को मिलाकर बात करो, तो क्या होगा, जो भी आपका यूनियन देगा, जो दोनों में मिलाकर है, मतलब या तो इसमें है या तो उसमें है, ठीक है। ईदर ऑफ दीज टू सेट्स, दैट इज योर यूनियन, ठीक है। यूनियन में हमेशा क्या होता है, इधर होता है। और एक आएगा आपका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या होगा, आपका एंड होता है, दैट मीन्स इस सेट में भी बिलोंग करना चाहिए और इस सेट में भी बिलोंग करना चाहिए। इन दैट केस टू फ्रूट्स बनाना ऑरेंजेस, ऑरेंजेस तो नहीं है सेकंड में, बनाना एंड एप्पल्स, these two are common in both the sets. In that case you will say कि इंटरसेक्शन सेट जो होगा बनाना सेट और एप्पल का मिलाकर जो सेट बनेगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर मान लो दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, इन दैट केस ए यूनियन बी इज इक्वल टू बनाना, ऑरेंजेस, एप्पल्स। अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, इन दैट केस वी विल हैव बनाना एंड एप्पल्स, ठीक है। ये सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब नंबर पे बात करते हैं। नंबर इन सेट ए, एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जो भी इसके अंदर होगा उसको बोलोगे एलिमेंट या मेंबर, समझ रहे हो, या बोलोगे बिलोंग्स टू, ठीक है। कोई भी आपको टर्मिनोलॉजी दी जा सकती है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। if this is an element of this particular set, in that case you can say that this belongs to that particular set, या this is the member of that particular set, ठीक है। तो इसमें n जो है नंबर पे डिपेंड करते हैं, जनरली ये सिंबल जो होता है इन नंबर को डिनोट करता है, ठीक है। ये आपके अंडरग्रेड लेवल पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। n ऑफ a वुड बी इक्वल टू 3, n ऑफ b इज इक्वल टू 2। अब यहां पे देखते हो a यूनियन b, इसमें कितने नंबर है, टोटल 3 है, और n ऑफ a इंटरसेक्शन b देखते हो, दैट इज इक्वल टू 2। अब यहां पे याद रखना n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है। n ऑफ a कितना है 3, n ऑफ b कितना है 2, और n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना है 2। इन दैट केस यू विल हैव n ऑफ a यूनियन b इक्वल टू 3, ठीक है। ये फॉर्मूला है याद रखने के लिए। अब यहां पे चीजें समझो, यूनियन में क्या है, दो सेट है, सेट ए, सेट बी, एंड इफ यू टेक एवरीथिंग टुगेदर, इन दैट केस यू गेट ए यूनियन बी। और इंटरसेक्शन में ये वाला पोर्शन हो गया जो इन दोनों के बीच में लाई करती है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन के लिए था, मेनली आपको जानना क्या था, ये फॉर्मूला जानना जरूरी था, ठीक है। साथ में अगर मान लो आपको 3 सेट दिए गए हैं, तो 3 सेट में कैसे करोगे आप, जब 3 सेट रहेंगे, मान लो A, B and C, in that case A union B union C would be equal to n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of A intersection C minus n of
B इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, ये दोनों यूज में आएंगे। ठीक है, लेकिन जनरली इस पे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड होंगे, आपको स्टेटमेंट वगैरह नहीं दिए जाएंगे अंडर ग्रेड लेवल पे जो आप एग्जाम दोगे। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो इसको। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, आई होप फॉर्मूला आपने लिख लिया। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका सबसेट का है। 10 सेकंड और दे रहा, जल्दी से लिख लो। चलो, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सबसेट का, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पे ध्यान देना है वर्डिंग क्या हो रही है। ठीक है, सबसेट जैसे मान लो एक कोई सेट है, सपोज यू आर गिवन अ सेट, दैट सेट इज से S and that set S has 1 2 3 has its members। ठीक है, so your set S has 1 2 3 as its members। ठीक है, मतलब इस सेट में 3 लोग हैं। अब इसमें चीजों समझो, अगर इसके सबसेट की बात करें, इन दैट केस सबसेट का मतलब होता है कि उसके जितने भी मेंबर्स हैं, अगर मान लो एक ग्रुप प्रोजेक्ट बनाना है, काम क्या कर सकते हो, पूरी क्लास से यानी 3 लोगों से मिलाकर एक काम करा लो, या 2 लोगों को एक साथ कर लो, कोई भी 2 लोग एक साथ हो सकते हैं, एक टीम बना लो, या तीनों को अलग अलग कर दो। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें तीनों में से कोई भी मेंबर करना नहीं चाहता हो। इन दैट केस यू विल हैव अ ग्रुप और यू हैव अ टाइटल दैट नन ऑफ द मेंबर्स वांट टू कंप्लीट द टास्क। ठीक है, कहने का मतलब अगर सबसेट की बात करें, इन दैट केस योर एस विल हैव अ सबसेट से, पहला सबसेट क्या हो जाएगा आपका, जो कि एक एक लोगों का बना रहे हैं, 1 2 alone 3 alone, then they can be divided into 2, मतलब 2 के नंबर में उनको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि दे कैन बी पेयर टुगेदर। ठीक है, मतलब 2 मेंबर को मिलाकर एक पेयर कर दो, फिर 2 मेंबर को मिलाकर एक पेयर कर दो। इन दैट केस वी विल हैव 1 2 एज वन सेट एंड 1 3 एज अनदर, देन यू विल हैव 2 3। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखते हो, तीनों को एक साथ ले लो, इन दैट केस यू विल हैव 1 2 3। और एक बात मैंने किया था, दैट वाज कि तीनों में से कोई भी मेंबर इसमें काम करने को राजी नहीं है। इन दैट केस दैट वुड बी
फाई। ठीक है, इस फाई को बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, दूसरा नाम है नल सेट, तीसरा नाम है वॉइड सेट। ये जनरली टर्मिनोलॉजी आपको दी नहीं जाएगी, लेकिन इन दोनों में से पूछा जा सकता है मोस्ट इंपोर्टेंट एम्प्टी सेट की टर्मिनोलॉजी। ठीक है, अब आप देखो इस एस सेट के कितने सबसेट्स हो गए। सो यू हैव द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स एज 1 2 3 4 5 6 7 एंड टोटल 8। ठीक है, so you have 8 subsets of this set S. Suppose you have another set S dash, and this set S dash has 2 members A and B. Okay, so subsets of S are total 8 in number. Let's find the subset of S dash. तो S dash set के subsets निकालते हो, subsets of S dash, उसमें एक बार क्या कर सकते हो, दोनों को एक साथ रख लो, दूसरे केस में दोनों को अलग अलग रख लो और एक एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट, फिर उसके बाद सेट ए, सेट बी, सेट ए बी। ठीक है, सो टोटल यू हैव 4 नंबर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स एस डैश की बात करते हो, सो यू गेट 4। यहां पे आपको मिला 8. This 8 is equal to 2 raised to the power n. This 4 is equal to 2 raised to the power n. यानी कि 2 raised to the power 2, यहां 2 raised to the power 3. Why 3? Because 3 is the number of total elements in this particular set, and 2 is the total number of elements in this particular set S dash. ठीक है, कहने का मतलब जितने भी आपके मेंबर्स होंगे वो डिसाइड करेगा कि आपके सबसेट कितने होंगे। लेकिन आपको इतने सिंपल क्वेश्चन मिल जाए, इतने लकी शायद आप होगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछी नहीं जाएगी। अब यहां पे क्वेश्चन क्या आएगा जो आपको जानना है, एक चीज याद रखना, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, खुद को हटाकर। दैट मीन्स इफ दिस इज सेट S 1 2 3, इन दैट केस दिस इज द सेम सेट S। इसके अलावा जो भी सबसेट्स हैं उसको बोलोगे प्रॉपर सबसेट। क्या बोलोगे? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, उसी तरह इस S डैश सेट में ए बी मेंबर्स हैं, इन दैट केस दिस इज योर सेट S डैश। तो ये जो 3 दिख रहे हैं सेट, दी सेट्स आर द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट S डैश। ठीक है, तो यानी कि प्रॉपर सबसेट जो है वो खुद को हटाकर होता है। अब माजरा यहां भी नहीं रुकना है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स, सबसेट्स। ठीक है, तो आपने नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए 2 raised to the power n यूज किया। तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, यू नो कि आपके पास सब में एक एक ही एम्प्टी सेट है, तो एक एक एम्प्टी सेट है तो सबके सबसेट में एक एम्प्टी सेट होगा, उस एम्प्टी सेट को हटा दो। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स यू हैव इज 2 raised to the power n। इसमें से एक एम्प्टी सेट का हटा दो, इन दैट केस यू गेट द टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स। ठीक है, क्वेश्चन में एक और चीजें पूछी जा सकती है, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, तो उसमें क्या लिखोगे? 2 raised to the power n minus 2। क्वेश्चन में पूछा जाएगा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, इन दैट केस you will write
2 raised to the power n minus 1. ठीक है, and number of subsets, then you will write 2 raised to the power n. So एक और लिख लेते हैं, number of subsets equal to 2 raised to the power n. इसको नोट डाउन कर लो, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, खासकर यहां पे डिस्टिंक्शन, खासकर ये पूछी जाती है जनरली, नॉन एम्प्टी सबसेट बता दो कितने हैं, ठीक है, और ये -1 करना लोग भूल जाते हैं, ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं अराइज होना है, ठीक है। किसी कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है? ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए हो, आगे बढ़े। बताओ अरित्रो, एंड्रेज है तुम्हारा? अरित्रो कुछ कहना है क्या? एंड्रेज था। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक और चीज जानना जरूरी है, कंप्लीमेंट, इसके साथ माइनस, ठीक है, यूनियन जान के, इंटरसेक्शन जान के, जानना है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, माइनस ऑफ अ सेट, ठीक है। अगर आपके पास a माइनस बी पूछा जाए, a माइनस बी पूछा जाए, तो सेट में एक सिंबल यूज करते हैं, a माइनस बी, a माइनस बी। जनरली एनटीए के एग्जाम में ये वाली चीजें
दी जाएगी। ठीक है, तो आपको सिंबल की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो a माइनस बी का मतलब होता है अगर आपका सेट a है, this is your set A, this is your set B, in that case whatever the part that A has outside B, that is called A minus B। ठीक है, इस A इंटरसेक्शन B को हटा देना है, समझ रहे हो? यानी कि A माइनस बी का मतलब हुआ कि A में से आपको हटाना क्या है, A इंटरसेक्शन B। ठीक है, इन दैट केस यू कैन फाइंड नंबर ऑफ A माइनस बी, दैट वुड बी इक्वल टू n ऑफ A माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपसे पूछा जाए B minus A, in that case you will have B minus A, so you will be left with only this portion। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए B माइनस A तो कुछ इस तरह का शेप आएगा। अगर आपसे पूछा जाए A माइनस B तो कुछ इस तरह का शेप आएगा, एंड दिस इज योर A इंटरसेक्शन B। So this is your B minus A, this is your A minus B, and this is your A intersection B। अब याद रखना माइनस का सिंबल जो मैं यूज कर रहा है A माइनस B। ठीक है, दिस इज A माइनस B, यही सिंबल मैंने यहां भी यूज किया। ठीक है, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है, बस समझना है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए आपसे कि suppose if we have to check how many students are in DSE from Delhi University। ठीक है, मतलब अंडर ग्रेड की बात हो रही है, अंडर ग्रेड में दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई किया था, फिर मास्टर्स में उन्होंने एडमिशन लिया। तो उसमें कैसे क्या करोगे, जो भी डीएससी में पढ़ रहे बच्चे हैं उनको एक साथ एक सेट बनाओगे, एंड देन यू विल टेक ऑल द स्टूडेंट्स कमिंग आउटसाइड दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, उनको बाहर कर दोगे, तो आपके पास जो बचेंगे दैट वुड बी स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। ठीक है, या अगर पूछा जाए कि अगर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर outside University of Delhi, in that case you have to find the students who are not from Delhi University in at the undergrad level। ठीक है, तो कहने का मतलब यही था कि आपको जो डीएससी के जो स्टूडेंट्स थे उसमें से माइनस करना था जिन्होंने अंडरग्रेड दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था। ठीक है, तो यही चीज आपको याद रखनी है। दैट मीन्स आपने क्या किया, माइनस किया अदर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को बचाने रखने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर यही दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को देखना था तो आपने क्या किया, बाकी यूनिवर्सिटीज वालों को माइनस किया। ठीक है, कहने का मतलब सपोज दिल्ली की इलेक्शन है, अभी तो आपने इलेक्शन देखे होंगे दिल्ली के, उसमें अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि सपोज आई वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स हु आर फ्रॉम नॉन दिल्ली बैकग्राउंड, मतलब उनकी फैमिली माइग्रेट करके यहाँ पे आई है, ओरिजिनली दिल्ली के नहीं है, मतलब ओरिजिनली इन द सेंस कि पिछले जनरेशन उनकी दिल्ली की नहीं है। मान लो एक कुछ ऐसा क्राइटेरिया बना रखा है। ठीक है, मान लो मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, मेरे ही रूल्स चलते हैं और मैंने ये बोल दिया। ठीक है, तो क्या होगा, तो आप क्या करोगे, जितने दिल्ली के वोटर्स हैं उनको आपने एक साथ इकट्ठा किया, उसके बाद जो दिल्ली के पहले पिछले जनरेशन में जो लोग रह रहे थे उनका मैपिंग कर लिया और उनको माइनस कर दिया, तो बच गए जो दिल्ली के बाहर के माइग्रेट करके आए हैं और यहाँ रह रहे हैं। समझ रहे हो, तो आपने क्या किया, माइनस का रूल अप्लाया। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल चीज है, इसमें डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। तो जब भी माइनस की बात होगी सिंपल सा है,
इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा लो, बाकी जो बच गया वो तुम्हारा। ठीक है, सपोज दिस इज सेट ए और इस सेट ए में सेट बी है ये, इन दैट केस दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज ए माइनस बी एंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज बी माइनस ए। ठीक है, याद रखना। अब कंप्लीमेंट को जानने से पहले आपको जानना जरूरी है यूनिवर्सल सेट। एक यूनिवर्सल सेट है कि अगर आपका कोई एक यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो, लेट दैट यूनिवर्सिटी बी एक्स वाई जेड, जो भी, उस यूनिवर्सिटी को हम डिनोट करते हैं यू से। यू इज योर यूनिवर्सिटी। और उसी में इकोनॉमिक्स ऑनर्स के कुछ स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स honors students are just part of that particular university. Let that university be a universal set. तो यूनिवर्सल सेट एक आपका यूनिवर्सिटी हो गया यू, और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को आप डिनोट कर रहे हो मान लो ई से, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स। तो ये जो ई होगा इस यूनिवर्सिटी का पार्ट होगा। दैट मीन्स सपोज इफ आई से this is your universal set, in that case this is your economics honors students का set। ठीक है, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट है एंड दिस इज पर्टिकुलर गिवन सेट विच इज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सल सेट। तो इस सेट से बाहर जो होगा इस यू का पार्ट होगा, लेकिन इस सेट का मेंबर नहीं होगा, इसको बोलोगे, इस पर्टिकुलर पोर्शन को ई कंप्लीमेंट, या दूसरा बोलते हैं सिंबल यूज करते हैं ई कंप्लीमेंट। ठीक है, सो जब भी आपका कंप्लीमेंट की बात करते हैं तो याद रखना कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए is u minus a, where u is the universal set for set A। ठीक है, आपका यूनिवर्सल सेट क्या है, u है, और उस यूनिवर्सल सेट u में से अगर आप a हटा देते हो तो a का कंप्लीमेंट निकल जाएगा। ठीक है, इन दैट केस अगर मान लो ए यूनियन बी ही आपका यूनिवर्सल सेट है, इन दैट केस एक पर्टिकुलर एग्जांपल में ले रहा, ए यूनियन बी इज द यूनिवर्सल सेट फॉर दीज टू सेट्स। इन दैट केस ए माइनस बी will be complement of b and b minus a would be complement of a। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को, या ऐसे ही आप इस कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, लेकिन आप प्रिपेयर्ड रहना, मेंटल ट्रेनिंग याद रखना। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो।
ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से। कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, देखो, अगर मान लो मैंने बोला योर ए यूनियन बी, एक पर्टिकुलर केस है, दिस इज द यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट यू फॉर ए एंड बी, एक गिवन चीज है, ठीक है। यहां पे अगर आपको दिया हुआ है ए माइनस बी, सो ए माइनस बी इज दिस पोर्शन, ठीक है, और ए माइनस बी इज सेम एज यूनिवर्सल सेट माइनस बी, दैट इज ए माइनस बी, और यही तो आपका बी कंप्लीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट है, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, और इस यूनिवर्सल सेट में अगर आप बी को माइनस कर देते हो ये, तो आपके पास बचता है ये पोर्शन, ठीक है। जब ये पोर्शन ही बचेगा, इन दैट केस दिस ए माइनस बी इज बी कंप्लीमेंट, ठीक है। उसी तरह अगर आप u माइनस ए करते हो, दैट मीन्स अगर यूनिवर्सल सेट आपका ये यूनियन बी है, उसमें से अगर आप ए को माइनस करते हो, ए को माइनस करते हो, तो यू आर लेफ्ट विथ ओनली दिस थिंग, ठीक है। और ये पोर्शन जो है आपका बी माइनस ए है, बी माइनस ए, एंड दैट इज सेम एज योर ए कंप्लीमेंट, ठीक है। तो अगर कुछ चीजें आपको दी हुई है तो कैसे अप्लाई करना है, सिंपल सा है, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन मिस्टेक के चांसेस होते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, सिंपल सा वेन डायग्राम बना लो या देख लो, ठीक है, ज्यादा। ऑलराइट थ्रू, समझ गए? क्लियर है? ठीक है, बढ़िया। चलो एक बार नोट डाउन करो जल्दी से। यहां पे याद रखना, ये सिंबल यूनियन का है और ये यूनिवर्सल सेट का है, ठीक है। तो वो दिखता सिमिलर है, लेकिन बस आप समझने के लिए याद रखना, ठीक है। नहीं तो जनरली आप फिर नोट्स खोलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आप मार्क कर लेना कुछ वैसा। ये सिंबल है कंप्लीमेंट का, ये भी सिंबल है कंप्लीमेंट का, ठीक है। यानी कि अगर सेट ए है, इस सेट ए का कंप्लीमेंट अगर निकालना है तो ए सी, दिस इज सेम एज ए कंप्लीमेंट, ठीक है। आगे बढ़े, चलो तुम लोग को एक कहानी सुनाता हूं, ठीक है। एक कहानी सुनो। जैसे कि मान लो एक घर गया मैं, किसी के एक घर गया मैं, मान लो उस फैमिली का नाम है ए से ही, ठीक है। उस
फैमिली में अब लोग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक तुमने नाम बताया अपना, ठीक है। मान लो तुम्हारा नाम है कोई राम, ठीक है। तुम्हारे भाई का नाम है श्याम, बहन का नाम है मान लो राधा, ठीक है। अब मान लो उस समय मम्मी पापा किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, तो घर में इतने लोग रह रहे हैं, ठीक है। ये मैंने पूछा तो ये तुमने बता दिया कि मेरे घर में अभी 3 लोग रह रहे हैं, ये मैं राम, मेरा भाई श्याम, मेरी बहन राधा, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन मैंने लगाया, मैं तुम्हारा नाम जानता हूं राम, फिर तुमने बताए अपने भाई का नाम श्याम, फिर बहन का नाम बताए राधा, लेकिन तुमने अपने भाई श्याम को किसी दूसरे नाम से बुलाया, ठीक है। लेट दैट नेम बी कन्हैया, ठीक है। अपनी बहन राधा का नाम मान लो कुछ अलग नाम से बोला, ठीक है। मान लो मेधा बोला आपने, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी अपनी बहन से लड़ाई हो जाती है, तो फिर उसका आपने एक और नाम बोला, ठीक है। मान लो कुछ XYZ कुछ भी नाम बोला, मैं मान लो ऐसे ही कुछ लिख दे रहा, ठीक है। कहने का मतलब मैंने जो ऑब्जर्वेशन दिखा 1 2 3 4 5 6 6 नेम्स देखे, ठीक है। लेकिन जब नंबर ऑफ मेंबर्स की बात हुई, उस समय आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, पेरेंट्स को हम बाहर रख रहे हैं, वैसे केस में दोनों सेट में 3 3 ही मेंबर्स हैं, यानी कि ये श्याम ही कन्हैया है, ये राधा ही मेधा है, और या जो भी तीसरा नाम आप बोल रहे हो, ठीक है। इन दैट केस दीज टू सेट्स आर सेम। कहने का मतलब अगर सेट ए है, दिस सेट ए हैज ए बी and C has members. In that case, suppose you have your set B with A, B, C, A, B, then you have C, C, B, C. फर्क नहीं पड़ता कौन कितनी बार आया, फर्क ये पड़ता है कौन इसमें है, ठीक है। इन दैट केस ये भी सेम बातें हैं, दिस इज सेम एज ABC. That means suppose a member is repeated in a particular set, in that case the set remains the same. मतलब दो सेट के इक्वालिटी की बात होती है, सेट A और सेट B की, in that case both the sets should have same family members or same elements in both the sets. लेकिन रिपीट हो सकता है किसी सेट में, रिपीट हो जाने से क्या फर्क पड़ता है, इंसान थोड़ी ना बदल जा रहा है, जैसे आपने देखा नाम कुछ भी रख लो, लेकिन रेफर तो आप अपने सिबलिंग को ही कर रहे हो ना, ठीक है। इन दैट केस याद रखना, अगर आपको दिया गया है रूट अंडर 4, ठीक है, रूट अंडर 4 का एक सेट बनाया हुआ है, दिस सेट इज सेम एज 2 माइनस 2 सेट, ठीक है। ये दोनों सेट सेम बातें हो रही है, तो हमेशा अगर कुछ इक्वालिटी ऑफ सेट्स की बात होगी, अगर रिपीटिशन हो रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेट सेम है आपका 2 माइनस 2 4 से, सॉरी रूट अंडर 4 से, ठीक है। क्यों, क्योंकि यही चीज है, ये भी दे रहा है रूट 4 के 2 स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो इसमें 2 स्क्वायर रूट आएगा, तो इसको जनरली यूज करते हैं इस सिंबल से, लेकिन आपको मैंने सिंप्लिसिटी के लिए रहने दिया था, ठीक है, तो आप भी सिंप्लिसिटी के लिए बस समझो, ठीक है। नोटेशंस पे आपको तो फर्क भी नहीं पड़ता, बस इस चीज को याद रखना, जब रिपीट हो भी जाए तो भी आप सेम
मेंबर्स समझ रहे हो, इन दैट केस it doesn't matter whether the element is being repeated or not. ठीक है, your set remains the same. ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, एक निकला नोट मैं डिक्टेट करता हूं, नोट if in a set if in a set some elements are repeated or entered more than once, then also the number of elements and the members of the sets and the members of the set remains the same. या दोनों लिखे हो तुम, रिमेन द सेम. ठीक है, कहने का मतलब कोई रिपीट हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, बात सेम है, कौन चीज हो रहा मेंबर है, कौन मेंबर नहीं है. ठीक है, एक और चीज याद रखना, एलिमेंट मेंबर का एक तीसरा वर्ड भी यूज करते हैं, एंट्री. ठीक है, एंट्री इन द गिवन सेट. ठीक है, वो बस टर्मिनोलॉजी है, उसका एंट्री वगैरह कुछ बोलेंगे नहीं, जनरली एलिमेंट यूज किया जाता है एग्जाम में. ठीक है, तो ये सारी चीजें थी. इसके अलावा आपको ओपन सेट और क्लोज्ड सेट भी जानना है. ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं. ओपन सेट वर्सेस क्लोज्ड सेट आज का ये आखिरी टॉपिक है. ठीक है, अब देखो, आपने एक नंबर लाइन बिछाया. ठीक है, उस नंबर लाइन में 0 से लेकर 1 तक का है. ठीक है, यहां 0 है और यहां 1 है. ठीक है, सो यू नो कि नंबर लाइन पे आप रियल नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हो. ठीक है, सो अगर यहां से लेकर यहां तक की कोई एक सेट बनाई जाए इंक्लूडिंग 0 एंड 1, in that case 0 and 1, that means the boundary points are included in this particular set. In that case this is a closed set. ठीक है, याद रखना, जब क्लोज्ड सेट होगा all the boundary points are members of the set. ठीक है, दूसरा होगा जब ना 0 को इंक्लूड करो ना 1 को इंक्लूड करो. इन दैट केस यू विल कॉल दैट ओपन सेट. इन द ओपन सेट you will have none of the boundary points are, yeah, none of the boundary points is a member of the set. अब आप पूछोगे कि ऐसा भी तो हो सकता है 0 इंक्लूडेड है लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं है. ऐसा भी हो सकता है 0 इंक्लूडेड नहीं है 1 इंक्लूडेड है. इन दैट केस these two sets are neither open nor closed. ठीक है, neither open nor closed. ठीक है, ये याद रखना. एक मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा,
इस क्वेश्चन को याद रखना, क्वेश्चन नंबर 1, 0 टू इंफिनिटी सेट क्लोज्ड है या ओपन है, इसमें आइडेंटिफाई करना है ओपन सेट और क्लोज्ड सेट। ठीक है, 0 इंफिनिटी, ठीक है, एक कौन सा सेट है, 3, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 4, माइनस इंफिनिटी टू 0। ठीक है, इन चारों को आप ट्राई करके बताओगे मुझे कि किसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्लास कल होगी, कल उसमें कल के क्लास से पहले आपको ये बताना है। अभी एक टॉपिक और छूट रहा है, मैं उसको कंप्लीट करके आपको छोड़ूंगा। ठीक है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो। अभी क्लास ओवर नहीं हुआ है, एक और टॉपिक कराना है, यूनियन का रूल और इंटरसेक्शन का रूल। ठीक है, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। इसको एक बार नोट डाउन करो, और इस क्वेश्चन को आपका क्लास वर्क है, जो कि आप कल क्लास स्टार्ट होने से पहले आप टेक्स्ट कर देना। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। कोई डाउट है? कोई डाउट तो नहीं है अभी? कुछ भी हो सकता है, ये मैं कल बताऊंगा क्या होगा। ठीक है, नीदर ओपन नर क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। ठीक है, सारे ऑप्शंस आपको करने हैं। ठीक है, मतलब 4 ऑप्शन मान लो, एक ऑप्शन ले लो, फर्स्ट ऑप्शन ओपन सेट, सेकेंड ऑप्शन क्लोज्ड सेट, थर्ड ऑप्शन नीदर ओपन नर क्लोज्ड, फोर्थ ऑप्शन बोथ ओपन सेट एंड अ क्लोज्ड सेट। ठीक है, चलो अब तुम एक क्वेश्चन पूछ दिए हो, तो जो चीज मैं कल बताना चाहता था वो आज ही बता देता हूं। एक सेट है, जो सेट इकलौता सेट है, और वो सेट ओपन सेट भी है, क्लोज सेट भी है। समझ रहे हो? और वो है हमारा फेवरेट सेट फाइव। दिस सेट इज सेम एज दिस सेट, जिसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। दिस सेट इज बोथ क्लोज्ड सेट एंड ओपन सेट। अब ये क्यों है, ये तुम ट्राई करके आओगे, सोच कर आओगे। ठीक है, अगर इस पे कोई दिक्कत होती है तो फिर
चर्चा करेंगे इस पे, डिस्कशन देखेंगे कि क्यों है। आप एक बार इसको सोचना कि वाई एम्प्टी सेट इज अ क्लोज्ड सेट एंड इट इज आल्सो एन ओपन सेट। ठीक है, एक और चीज याद रखना, जब आपका क्लोज्ड सेट होगा तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा? ओपन सेट। अगर आपका ओपन सेट है उसका कंप्लीमेंट क्या होगा? क्लोज्ड सेट। सो राइट, लिखो नोट में, द कंप्लीमेंट ऑफ एन ओपन सेट is a closed set and the second part is the complement of a closed set is an open set। ठीक है, नोट डाउन करो। रित्रो ठीक है, ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो। इन दोनों को यूज कब करोगे? जब आपसे पूछा जाएगा ओपन सेट और क्लोज्ड सेट का, और आपको आइडिया नहीं मिलेगा कि वो सेट क्या है, तो उसका कंप्लीमेंट निकालने की कोशिश करोगे। कंप्लीमेंट मतलब रियल नंबर। आपका कुछ भी यूनिवर्सल सेट नहीं दिया हुआ है, तो रियल नंबर को यूनिवर्सल सेट मानोगे और रियल नंबर से निकाल लोगे आपका कंप्लीमेंट क्या होगा। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर इज ट्रीटेड एज अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, चलो आई होप आपने लिख लिया है। 15 सेकेंड और दे रहा हूं। चलो, अगर आपको दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालने को, दिस इज सेम एज ए इंटरसेक्शन बी, पहले कर लो फिर उसके बाद सी कर लो। दिस इज सेम एज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मायने नहीं रखता ऑर्डर क्या है। ठीक है, सेम रूल है। ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब बी यूनियन सी पहले निकालो फिर उसके बाद ए के साथ यूनियन निकालो। दिस इज सेम एज ए यूनियन बी यूनियन सी। दैट मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी। याद रखना, ए यूनियन सी भी पहले कर सकते हो, इस केस में ए इंटरसेक्शन सी भी पहले कर सकते हो। अगर आप सेट का ऑर्डर चेंज कर दोगे तो आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए मायने नहीं रखता, सिंबॉलिकली हम लोग बस ऐसे ही यूज करते हैं। एक और है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इन दैट केस यू गेट ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो बीच का था ये यहां आ जाएगा, देन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, उसी तरह ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दिस वुड बी सेम एज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन
सी। ठीक है, ये चारों रूल्स यूज होते हैं। ठीक, इससे क्वेश्चन सीवीटी में आना मुझे नहीं लगता इस पे पूछेंगे। ठीक है, लेकिन ये रूल जान लो, कहीं गलती से उनका मूड कुछ कर जाए या कुछ वैसा वेन डायग्राम बना दे और आपसे पूछ ले इसमें क्या आएगा, तो आपको क्लैरिटी रहे, ताकि आप लोग सॉल्यूशन पे पहुंच जाओ। इसलिए आपको जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। किसी टॉपिक में किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में, अभी बताओ। 3:37 हो रहा है, आपको 3 मिनट का टाइम है। 3:40 तक में आपको कोई भी डाउट है तो आप बताओ। जो भी डाउट है इस क्लास का अभी पूछ लो, बाद में तो पूछ ही सकते हो, लेकिन अभी पूछ लो ताकि आपका माइंड जो है वो शांत रहे और जो भी कंसेप्ट आपने सीखे हैं वो कंसेप्ट में आप कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है, कोई भी डाउट है एक बार टेक्स्ट करो। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। ठीक है, सब समझ आ गया। ठीक है, चलो नन एम्प्टी सबसेट और प्रॉपर सबसेट का देखो। प्रॉपर सबसेट में मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक सेट ले लो, आपने सेट लिया एस, इस सेट के सबसेट में ये खुद भी इंक्लूडेड है। समझ रहे हो, खुद भी इंक्लूडेड है, दैट मींस दिस सेट 1 2 3 वाज आल्सो इंक्लूडेड। कहने का मतलब अगर 3 लोगों की टीम है, वो तीनों एक साथ कहीं काम कर रहे हैं, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर सबसेट बन गया, उन्हीं में से एक पर्टिकुलर ग्रुप बन गया। या 2 लोग आपस में पेयर बना लिए, कपल बन गए, तो वो एक प्रॉपर सबसेट हो गया। ठीक है, लेकिन वो सबसेट भी है, लेकिन तीनों एक साथ आ गए तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको हटाकर होता है, सेम सेट को हटाकर। मतलब 3 लोग मेंबर हो, 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त में तीनों अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाता है। प्रॉपर सबसेट में उससे कम होना चाहिए, मतलब इक्वल नहीं हो सकते। बातें समझ रहे हो? और सबसेट में हमेशा उसी के मेंबर से मिलकर बनता है, या तो इसमें से कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा तो एम्प्टी होगा, और इसके अलावा आपका एक का ग्रुप हो सकता है, 2 का ग्रुप हो सकता है, 3 का ग्रुप हो सकता है। अगर 3 लोग हैं तो, अगर 2 ही लोग हैं तो एक का ग्रुप हो सकता है, 2 का ग्रुप हो सकता है, या किसी का ग्रुप नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जब एक का ग्रुप हो सकता है, जैसे मान लो इस सेट में, इन दैट केस फर्स्ट ग्रुप कैन बी व्हेन नन ऑफ द मेंबर्स इज टेकन, एम्प्टी सेट। सेकंड में दोनों को अकेला अकेला रख दो। एक केस हो सकता है दोनों को एक साथ रख दो। ठीक है, तो यानी कि 4 सबसेट हुए। इस 4 सबसेट में, इस सेट में जो देख रहे हो ये जो सबसेट है, ये सबसेट सेम इस सेट के बराबर है, तो इसको हटाकर प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इसको हटाकर प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। दैट मीन्स फाइव सेट ए एंड सेट बी, these 3 are the proper subsets of S dash। इसमें proper subsets कौन कौन से? 5, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 1 2, सेट 1 3, सेट 2 3। लेकिन ये नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सेम सेट है। समझ रहे हो? तो प्रॉपर सबसेट में उस सेट का खुद हट जाना होता है। ठीक है, ये भी कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि इस पे मैं एक और ऐड कर देता हूं।
एक सुपरसेट होता है, ठीक है। सुपरसेट का मतलब होता है सबसेट का उल्टा, ठीक है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन बी इज सुपरसेट ऑफ ए, ठीक है। ये प्रॉपर में यूज करते हैं, लेकिन ये इक्वल भी हो सकता है, समझ रहे हो। ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। जब दोनों इक्वल होंगे तो सबसेट तो रहेंगे, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होंगे। तो प्रॉपर सबसेट होने के लिए आपका इक्वालिटी साइन हटानी पड़ेगी, समझ रहे हो। और यहां पे जैसे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, बट बी इज बट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, समझ रहे हो। ये कंसेप्ट यूज होता है प्रॉपर सबसेट के लिए। दिस इज फॉर प्रॉपर सबसेट। कहने का मतलब कि अगर ए आपका बी का सबसेट है, तो बी जो है ए का सबसेट नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। कहने का मतलब अगर देखो यहां पे जो है ये सेट आपका बी सेट हुआ, ठीक है। जैसे यहां पे ले लो आपका ए और बी, यहां पे इसके लिए रिप्रेजेंटेशन में सबसेट में देखोगे, ठीक है। ये सारी चीजें थी, इसके साथ ये भी था, ठीक है। अगर इन तीनों को लेते हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा, लेकिन ये भी सेटिस्फाई हो रहा। लेकिन अगर इसको लेते हो, इसको, सो दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट, फर्दर दिस पर्टिकुलर सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस सेट। मतलब ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, लेकिन सिर्फ ये इसका सबसेट होगा तभी ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये तीनों बचते हैं प्रॉपर सबसेट, इसलिए ये कंडीशन होता है प्रॉपर सबसेट का, ठीक है। ये टेक्निकलिटीज मैं नहीं बता रहा था ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसलिए नोटेशंस पे मत जाना, ठीक है। ये बस समझने के लिए है, ठीक। यहां पे याद रखना। अब रहा नन एम्प्टी सबसेट का, तो नन एम्प्टी एम्प्टी सेट को तुम हटा दोगे तो सारे नन एम्प्टी सबसेट बचेंगे, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट को हटा दोगे तो नन एम्प्टी सेट बचे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट तो ये है नहीं, इसको हटा दो। नन एम्प्टी, तो ये तो एम्प्टी है तो इसको भी हटा दो, तो नन एम्प्टी यही दोनों बचे। यानी कि 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 2, तो 2 रेज टू द पावर n माइनस 2 was the number of non-empty proper subset। और नंबर ऑफ नन एम्प्टी सबसेट में इसको हटा दोगे तो नंबर ऑफ नन एम्प्टी सबसेट हो जाएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट को हटा दिया। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट को काउंट करोगे तो प्रॉपर सबसेट में इसको हटा दो, यानी कि एक ही सेट को हटाना है, दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। आई होप क्लियर है अंजना। अंजना क्लियर है, एक बार बताओ तुम, फिर उसके बाद ओपन सेट क्लोज सेट पे फिर चलते हैं। ठीक है, चलो देखो, इसमें जो देखते हो ओपन सेट और क्लोज सेट का, ठीक है। एक आपका यूनिवर्सल सेट होगा, इस यूनिवर्सल सेट में एक क्लोज्ड सेट होगा और एक ओपन सेट होगा, ठीक है। एक मान लो ये ओपन सेट है, ठीक है। ओपन सेट का बाउंड्री पॉइंट इसका मेंबर नहीं है, तो इसके कंप्लीमेंट में इसके अलावा सब होगा, यानी कि इसके बाउंड्री पॉइंट वाले भी मेंबर होंगे और इसके बाकी भी मेंबर होंगे, ठीक है। तो ये सारा
का बाउंड्री पॉइंट भी तो इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि ये बाउंड्री पॉइंट जो था, ये जो बाउंड्री पॉइंट्स जो थे, ये आपके यूनिवर्सल सेट के पार्ट थे. दैट मीन्स दे आर द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंप्लीमेंट सेट फॉर दिस ओपन सेट. प्लस जो भी ये अंदर की बातें थी, मतलब जो भी आप ओपन सेट का बाउंड्री देख रहे थे, ओपन सेट की कुछ बाउंड्री कहने का मतलब ये मेंबर्स नहीं है. लेकिन अगर इसका कंप्लीमेंट निकालोगे तो बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड होंगे कंप्लीमेंट में. तो बाउंड्री पॉइंट जब कंप्लीमेंट में इंक्लूड होंगे, इन दैट केस दे वुड बी द पार्ट ऑफ कौन सा सेट? क्लोज सेट. ठीक है, क्यों? क्योंकि बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड हो रहे हैं. जब बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड होंगे तो क्लोज सेट. और जो भी यूनिवर्सल सेट का बाउंड्री पॉइंट होगा वो यूनिवर्सल सेट का मेंबर है. दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट में लाई कर रहा है, यानी कि उसके इसमें भी लाई करेगा. क्योंकि अगर उससे माइनस कर रहे हो ओपन सेट को तो सिर्फ क्लोज सेट ही बच रहा है. ठीक है, इसलिए ए आपका कंप्लीमेंट ऑफ एन ओपन सेट इज ऑलवेज अ क्लोज सेट. अब इसका रिवर्स देखो, एक आपका यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के बीच में एक क्लोज सेट है. ठीक है, अब इस क्लोज्ड सेट का कंप्लीमेंट निकालते हो तो इसमें से माइनस करोगे, तो इसका जो बाउंड्री पॉइंट है, तो ये जो बाउंड्री पॉइंट है, ये बाउंड्री पॉइंट क्लोज्ड का तो पार्ट था, तो इसके कंप्लीमेंट का पार्ट होगा नहीं. समझ रहे हो? यानी कि जो भी होंगे ये बस बाहर के मेंबर्स होंगे और ये बाउंड्री के मेंबर नहीं होंगे, अंदर के मेंबर नहीं होंगे. तो बाउंड्री पॉइंट उसका मेंबर नहीं है. जब बाउंड्री पॉइंट उस कंप्लीमेंट सेट का मेंबर नहीं है, इन दैट केस दैट कंप्लीमेंट सेट इज एन ओपन सेट. यानी कि क्लोज्ड सेट का जो कंप्लीमेंट था दैट इज एन ओपन सेट. एंड ओपन सेट का जो कंप्लीमेंट था वो आपका क्लोज्ड सेट आया. ठीक है, अब यहां पे आपको कंफ्यूजन होता है, जो मैंने यूनिवर्सल सेट का रेक्टेंगुलर शेप में बनाया, ठीक है, वो डिफाइंड नहीं होता. क्योंकि अगर आप वन डायमेंशन में देखोगे तो एक लाइन होगी, टू डायमेंशन में देखोगे तो एक प्लेन होगा, थ्री डायमेंशनल में देखोगे तो एक स्पेस होगा, फोर डायमेंशन में फोर डी स्पेस होती है. ठीक है, जिसको आप यूक्लिडियन स्पेस बोलते हो. ठीक है, वो आपका कंसेप्ट नहीं है. बस आपको यह समझना है कि ये जो बाउंड्री बताई गई है दैट आर मेंबर्स. ठीक है, और वहां पे डिफाइंड नहीं होता, ये बस समझने के तरीके के लिए था. ठीक है, तो इसको नहीं देखोगे, बस ये देखोगे, इसकी बात हो रही है सेट की. ठीक है, आई होप क्लैरिटी है. ठीक है रित्रा, क्लियर है? अब तो कोई डाउट नहीं है? ठीक है, इसके अलावा किसी को डाउट है तो 1 मिनट का समय है आपके पास. कोई डाउट है तो बताओ, इसके बाद हम लोग क्लास आज का वाइंड अप करेंगे. किसी को कोई डाउट? हाँ, अभी जुलाई तक तो इसी टाइम पे होगा, 2 से 4, टेंटेटिवली 2 से 4 ही रखेंगे. क्योंकि मेनली ये है कि जब ऑफलाइन स्टूडेंट्स की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उस समय देखना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ सकता है. क्योंकि ऑफलाइन स्टूडेंट्स का टाइम ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा उस समय. लेकिन सेकेंड हाफ में ही होगा. ठीक है, मतलब 2 के आसपास ही स्टार्ट होगी क्लास. ठीक है, आई थिंक 1:30 तक उनके कोर के क्लासेस होते हैं, तो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक होगा पॉसिबल, या 2:30 से 4:30 होगा, कुछ इसी टाइप का शेड्यूल होगा. ठीक है, और ये आपका वीक डेज में होंगे 5 दिन, वीकेंड्स पे नहीं होंगे. अभी हम लोग
10 से 15 जुलाई तक हम लोग स्लो जाएंगे, ठीक है। इसमें वीक में आई थिंक 3 क्लास के आसपास ही होगी, ठीक है। 3 क्लासेस ओनली, ताकि आप लोग अभी अपने जो ब्रेक पीरियड को एंजॉय करना चाहते हो उस पर ज्यादा आपको बर्डन ना लगे, ठीक है। और सिलेबस में स्टार्ट में रश नहीं करना चाहता। स्टार्टिंग में आपका पेस बन जाएगा, फिर उसके बाद जब क्लास आप आने शुरू कर दोगे तो फिर आपके वर्कलोड को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है संदी। तो कल भी इसी टाइम पे मिलते हैं, 2 से 4, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए सेट थ्योरी में इतना ही करना था। अगर कुछ बच गया तो वो सारे हम लोग टेस्ट सीरीज के थ्रू भी करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।